नमस्ते दोस्तों, राम राम। सर्वप्रथम तो बहुत बहुत क्षमा चाहूंगा सारे सब्सक्राइबर से, दोस्तों से कि इतने दिनों के बाद मैं उपस्थित हुआ हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ। नहीं भाई, मैं पासवर्ड नहीं भूला हूँ, चैनल का पासवर्ड मुझे अच्छे से याद है। वो असल में थोड़ा सा प्रोडक्शन और लाइटिंग वाइटिंग की फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे करने के चक्कर में मैं वीडियो की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी भूल गया, डिस्टर्ब हो गई। लेकिन ये इस लाइटिंग के साथ, ये थोड़ी सी बेसिक लाइटिंग है, इसके साथ ये मेरी अंतिम वीडियो है। अगली जो वीडियो डलेगी चैनल पे वो थोड़ी सी बेटर प्रोडक्शन क्वालिटी होगी, थोड़ी सी, इतनी नहीं भाई, थोड़ी सी लाइटिंग वाइटिंग बेहतर करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए माफ कर देना भाई, ये वीडियो ऐसे ही आप एंजॉय करिए। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, टाइटल में देखा, ये दिल्ली दिल्ली चुनाव को लेकर के नहीं है, दिल्ली चुनाव आगे जो होंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, उसको लेकर के है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ये उपाय तो कभी नहीं जाएगी भाजपा की सरकार या 20 साल के लिए, उस तरीके का मैं नहीं बताऊंगा कि ऐसा जादू टोना टाइप का कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो है ये झाड़ू के ऊपर किसी लकड़बग्गे का खून लगाएं और जो है शीश महल के 51 चक्कर काटे, तो न 70 चक्कर काटे, सॉरी 70 सीटें हैं दिल्ली में, तो फिर सरकार ने जाए। इस तरीके के मैं उपाय नहीं बताने वाला हूँ, क्लिकबेट वाले नहीं, कुछ पॉलिटिकल जो मुझे लगता है कि चीजें भाजपा सुधार सकती है। 27 वर्ष बाद उनकी सरकार आई है, भाजपा के मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जी, तो एज अ दिल्ली वासी, एज अ दिल्ली का वोटर, मैं बचपन से दिल्ली में रहा हूं, मैंने देखा है क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे कैसे उनके उपाय हो सकते हैं, पिछली सरकारों ने क्या क्या गलती करी है। इनसे पीछे वाली सरकार ने तो बहुत मजेदार मजेदार गलती करी है, वो तो मैं अब क्या ही बताऊं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, दिल्ली एनसीआर वाले तो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस वीडियो में उसी पर चर्चा करेंगे कि तीन ऐसी चीजें, जो बेसिक तीन ऐसी चीजें हैं जिन पे अगर सत्ताधारी पार्टी पिन पॉइंट काम करे तो हाँ, अगले 1 दशक तो लगभग कहीं नहीं जाने, 5 साल तो है, उसके बाद 1 दशक मुझे लगता है कि कहीं नहीं जाने वाले। तो ये वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो इन तीन कामों से पहले एक मजेदार मूव जो भाजपा ने किया है, भाजपा दिल्ली ने, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री ने किया, वो ये कि 2,500 जो मिलने थे, वो एक जो भी महिला सम्मान, ये सम्मान जो भी ये करते हैं भाई, फ्री भी है वो एक तरीके से, सीधा सीधा लोगों के हाथ में पैसा दे देना। उसके साथ एक क्लॉज लग गया है मेरे ख्याल से, गरीब, जैसा कि अभी अभी न्यूज आई थी कि गरीब महिलाओं को जो है भाजपा 2,500 देगी, और उसमें जो भी कमेटी बनेगी, 4 लोग हैं उसमें, वो तो फलाना ढिमका जो भी है। लेकिन ये बहुत प्रिसाइज मूव था, बड़ा मजेदार मूव था कि इसमें भैया गरीब, वैसे तो फ्री भी एक तरह से पैसा सीधा दे देना किसी को वैसे ही मूर्खता है, देश को गर्त में ले जाती है चीज पे। ठीक है, क्या कर सकते हैं, आपने गरीब लगाया वही बेहतर है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, कैसे फ्री भी जो है देश की राजनीति को, और दिल्ली से आरंभ हुआ था एक तरीके से, और देश की राजनीति तक कैसे फैला है ये जो जिन है बोतल का। पर ठीक है, अब गरीबों को लेकर के योजना है और थोड़ा सोशलिस्टिक एंगल दिया गया, तो फिर भी ठीक है। अब इस पर एक बात के लिए मैं चाहूंगा कि दिल्ली भाजपा तैयार रहे, जब भी ये योजना आएगी ना, तो एक विपक्ष जो है, जो विपक्ष में ही रहने चाहिए थे हमेशा से लोग, वो सत्ता में आ गए थे कुछ समय के लिए, वो फिर विपक्ष में चले गए हैं, वो बहुत एक जो रुदाल जो है मचाने वाले हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहिए और उन्हें कृपा करके चिल्लाने दीजिएगा। उनका एक उपाय है उस चीज को लेकर के, वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। सर्वप्रथम 3 कामों की तरफ चलते हैं जो मुझे लगता है कि अगर दिल्ली भाजपा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, जो भी पूरी टीम है उनकी, वो लोग करें तो दिल्ली की काया पलट भी हो सकती है और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो सकता है। 27 वर्षों से वो लोग पावर में नहीं आए थे, अभी आए हैं। अगर इन कामों पर ध्यान दिया गया तो फायदा होगा। सर्वप्रथम जिस चीज के लिए दिल्ली जानी जाती है वो है यमुना नदी, जमुना जी। और जब मैं यमुना कहता हूं तो केवल उनकी सफाई की बात नहीं हो रही है नदी की, उससे कई चीजें जुड़ी हैं। जैसे कि हम इतिहास में जाएं, सिविलाइजेशन किस तरह चलती थी, नदी के आसपास बसावट हुआ करती थी, उसी हिसाब से एक तरीके से नदी जो है वो पूरा लाइवलीहुड, पूरी इकोनॉमी चलाती थी किसी क्षेत्र की। हम धीरे धीरे सिविलाइज हो गए, शहरों में आगे बसने लगे, शहर बसने लगे, नदियों के अराउंड ही बसने लगे, और हमें ऐसा लगने लगा कि हम उससे दूर हट गए हैं, नदी का कोई इतनी कोई वैल्यू नहीं है यार, ये वो ऐसा नहीं होता। सब कुछ देखा जाए तो नदी के अराउंड या पानी के अराउंड ही चीज चलती है। इसलिए मैंने सबसे पहले ये फैक्टर लिया, और ये दिल्ली का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि यमुना पे अगर काम करते हैं तो एक तीर से 3 निशाने लगेंगे। ना केवल एक नदी साफ होगी, उसके साथ ही दिल्ली की जो 2 बड़ी समस्याएं हैं उन पर भी एक तरीके से पैरेलल अटैक किया जा सकता है। अटैक से मेरा मतलब है कि अटैक मोड में काम किया जा सकता है, जो कि करना पड़ेगा, नॉर्मल काम से काम नहीं बनेगा, यहाँ पे अटैक मोड में ही काम करना पड़ेगा। और वो 2 बड़ी समस्याएं हैं, वो है पानी की समस्या, यानी कि पीने के पानी की समस्या की दिल्ली में है, और दूसरी जल भराव की समस्या। जी हाँ, जल भराव की समस्या आपने देखी होंगी वीडियोस, बारिश के समय में तो होती है, कई क्षेत्रों में नॉर्मली भी होती है।
अब वो गटर की वजह से, सीवेज का पानी बहता है उस वजह से कहीं ना कहीं नाले, गटर, ये सब इंटरलिंक्ड होते हैं। जो नाले यमुना में गिरते हैं, मेरे ख्याल से 17 नाले या 12 नाले, गंदे नाले जो है यमुना नदी में गिरते हैं। अब वो कहीं ना कहीं उन गटर से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं चोकिंग हो रही है, उस वजह से जल भराव हो रहा है। अब उसके और भी कई वैसे तो फैक्टर होते हैं। कई लोग कहते हैं कि यार सड़कें टूटी हैं उस वजह से जल भराव होता है। वो जल भराव मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिल्ली में खासकर रेनी सीजन में होता है कि जब बरसात पड़ती है, जब आपकी सड़क टूटी हुई है, वहां पे जल भराव होता है। नॉर्मल जल भराव की नाला भर जाना, उस वजह से कच्ची बस्तियों में कई बार पानी आ जाता है, ये समस्या चोकिंग की वजह से होती है। जो आपने नाले प्रॉपरली खोल नहीं रखे हैं, उन पर काम नहीं हुआ है इतने सालों से। तो जब हम यमुना की सफाई की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो नाले, वो 17 नाले, 12 नाले जितने भी नदी में गिर रहे हैं, आप उन पर काम करेंगे, उससे गटर जहां से पानी वो नालों में आता है उस पर काम होगा। वो पूरा जो सिस्टम चोक्ड है, जब उस पर काम होगा तो धीरे धीरे वो चीजें सेटल होंगी और जल भराव की समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। क्योंकि नाले का पानी जो बैक मारता है, गटर का पानी जो ओवरफ्लो करता है, जो कच्ची कॉलोनीज में, छोटी कॉलोनीज में जल भराव की समस्या उत्पन्न करता है, उसको आप हल कर सकेंगे। गटर की, नाले की पाइपलाइन की अगर हम बात करते हैं, उसी के साथ ही पीने के पानी की जो पाइपलाइन होती है उस पर भी काम हो सकता है। ये थोड़ी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक आसान भाषा में जानिए तो एक वो होता है ना कि जब सड़क खुदती है तो आप नीचे जितनी पाइपलाइन पड़ी है उन पे काम कर सकते हैं, उसके बाद सड़क बना दें। वो होता है ना, हमारे यहाँ एक चुटकुला चलता है कि हमारे यहाँ पहले सड़क बनती है, उसके बाद याद आता है कि पाइपलाइन डलनी थी, फिर सड़क खुदती है, फिर पाइपलाइन डलती है, फिर दोबारा सड़क बनती है। तो वो ना हो। अगर आप गटर पे, नालों पे काम कर रहे हैं तो पीने के पानी की पाइपलाइन पे भी काम हो सकता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, दिल्ली में जो पानी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, उसमें ऐसा नहीं कि दिल्ली में पानी नहीं है। टैंकर माफिया चल रहा है ना, टैंकर माफिया ऐसा तो है नहीं कि हिमाचल से पानी ला करके दे रहा है, वो दिल्ली से ही भर रहा है, सीधी सी बात है। नोएडा से या हरियाणा से नहीं भर के ला रहा है वो पानी, क्योंकि अगर वो वहां से ला करके दिल्ली में पानी बेचेगा तो उसे कुछ बचेगा नहीं। पानी वो दिल्ली से ही भर के ला रहा है। इसका मतलब दिल्ली में पानी है, लोग जितने रहते हैं उनके लिए पर्याप्त पानी है। प्रॉब्लम है सप्लाई। तो कहीं ना कहीं आपकी जो सप्लाई की पाइपलाइंस है, या तो ब्लॉक्ड है, या आपका पानी तीसरी किसी ऐसी जगह जा रहा है। पिछली सरकारों ने क्या किया है इस विभाग में, फ्री तो भैया कर दिया था, अब कहाँ किस तरह से वो पानी बेच रहे थे, अब भेज रहे थे, दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो ये मुझे लगा कि यमुना एक इतनी महत्वपूर्ण नदी है और वो टॉपिक है कि इस पे अगर सत्ताधारी पार्टी मतलब काम करना चाहे, वही मैं कह रहा हूं कि अटैक मोड में काम करना चाहे, तो एक तीर से तीन निशाने मार सकते हैं। नदी की, नदी साफ होगी, जल भराव की समस्या हल होगी, और पानी की समस्या जो पीने के पानी की है वो भी एक टैंकर माफिया को निष्क्रिय किया जा सकता है। इसके साथ एक बहुत मजेदार जो चीज हो सकती है, जो स्टेट रेवेन्यू में काम आएगी, वो प्रवेश वर्मा जी का अगर आपने साक्षात्कार सुना, उनको सुनाओ, तो यमुना मॉडल को लेकर के वो बोलते हैं कि उनके पास प्रॉपर मॉडल तैयार है। मतलब एक प्रॉपर रिवर फ्रंट बन सकता है पूरी यमुना के किनारे, और वो टूरिज्म की तरह डेवलप हो सकता है। तो रिवर फ्रंट यानी कि टूरिज्म यानी कि पैसा, वैसे दिल्ली में टूरिस्ट स्पॉट की कमी नहीं है, लेकिन एक और बढ़ जाएगा तो मतलब क्या हानि है इसमें, स्टेट को पैसा ही मिलेगा। तो उस चीज पे भी फोकस किया जा सकता है। दूसरा सबसे मजेदार मुद्दा, वो जो हर बार ही चलता है वैसे भी, अब अभी तो खैर होली आ रही है, दिवाली जब आएगी तो ज्यादा चलेगा, वो है प्रदूषण। तो सर्वप्रथम जो है, इससे भी मैं वही एक वार्निंग देना चाहूंगा सत्ताधारी पार्टी को, विपक्ष इस साल तैयार रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। अभी सत्ता चली गई है तो फौरन जो है हरियाणा से प्रदूषण होगा जी, यूपी से प्रदूषण होगा जी, पंजाब से नहीं होगा जी, तो उसके लिए तैयार रहें। सबसे पहले तो एक जो बढ़िया काम किया भाजपा ने, ये एक रूल लाया है कि 15 वर्ष से जो पुराने जितने भी व्हीकल थे उन्हें 31 मार्च के बाद यानी कि 1 अप्रैल से जो है पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये बहुत उम्दा कदम था। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कई लोगों को लग रहा होगा कि यार पुरानी गाड़ी जो चला रहे थे या इधर उधर की स्टेट से लग रहे कई लोग चलाते हैं, उनको थोड़ा सा समस्या होगी, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण कदम था, जरूरत थी इसकी, और अच्छा कदम है ये। दूसरा जो इस पर काम किया जा सकता है वो है इलीगल कंस्ट्रक्शन। जितना इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या कंस्ट्रक्शन में जिस तरीके से हो रहा है, उस पे एक धरपकड़ की जाए कि भाई इतनी जो धूल उड़ती है उस पर आपको किसी तरह लगाम लगानी पड़ेगी। प्रॉपर आपको चाहे पानी चलाना हो समय से कि धूल बैठ जाए कंस्ट्रक्शन होने के बाद। एक होता है रूल तो सब जगह है, बट फॉलो नहीं हो रहे हैं ना, कि अगर आप कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो प्रॉपर वहां पे पानी चलते रहना चाहिए, धूल उड़नी नहीं चाहिए। अब ये कौन करेगा, ये दिल्ली पुलिस करेगी, या जो भी, सीधी सी बात है ना, वर्दी के बिना भारत में कोई डरता नहीं है। पिछली सरकारों के साथ समस्या ये थी कि दिल्ली पुलिस तो उनकी मानती ही नहीं थी जी। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पास फायदा है, और
आप बहाना भी नहीं मार सकते, क्योंकि भैया केंद्र में भी आपकी सरकार है, होम मिनिस्टर आपके हैं, तो दिल्ली पुलिस की इसमें सहायता ली जाए। एक चीज बिल्कुल मत करिएगा, ये मेरा निजी सजेशन है, और मुझे लगता है अधिकतर लोग जो दिल्ली एनसीआर में रहते हो जानते हैं, ऑड इवन नाम की जो नौटंकी थी, होता है अक्सर अक्टूबर नवंबर के समय पे, याद आता था हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को, ऑड इवन गाड़ी कर देंगे, कोई जरूरत नहीं है उसकी, एक फेल्ड मूव है, एक फेल्ड मूव है वो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। जो लोग उस तरह की गाड़ियां चला रहे हैं, पेट्रोल डीजल वाली, सीएनजी की गाड़ियां प्रदूषण नहीं कर रही, जो पेट्रोल वाली गाड़ी चला रहे हैं और उतना अफोर्ड कर पाया दिल्ली में, तो लगभग उन्होंने 2 गाड़ियां रखी हुई हैं, तो ये नौटंकी ना ही की जाए। तीसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो मतलब प्रदूषण में अपना जो अपनी मटकी रखती है वो भी, कि यहाँ पे हम भी अपना योगदान देते हैं, वो है पराली। अब भाजपा है तो किस तरीके से, यहाँ डबल इंजन की सरकार वैसे तो काम करनी चाहिए स्टेट और सेंटर, बट यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार को काम करना पड़ेगा, जिसमें सेंटर का कुछ लेना देना नहीं है। मेरे विचार में दिल्ली को उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ मिलकर के इसमें काम करना चाहिए। तीनों में भाजपा सरकार है, तीनों सरकारें मिलकर के इसका सॉल्यूशन निकाल सकती हैं, और सॉल्यूशन ऐसा कोई बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, आपको किसान से पराली लेनी ही होगी, और लेना कोई बड़ा काम नहीं है। किसान भी बेचना चाहता है, सरकार खरीदना चाहती है, सरकार अपने काम में ला सकती है उसे, तमाम तरीके की चीजें हो सकती हैं। पॉइंट यह है किसान से वो अब तक लाई कैसे जाए, उसके लिए आपको कलेक्शन सेंटर डेवलप करने पड़ेंगे। या तो कलेक्शन सेंटर डेवलप करिए, या आप किसान से किसी तरह उस तक पहुंचिए, जो कि एक थोड़ा सा कठिन मूव है कि आप किसान तक पहुंचे और उससे खरीदें। इससे अच्छा आप कलेक्शन सेंटर बनाएं, उन्हें कुछ भी आप पे करेंगे, रैंसम की या पेट्रोल का या जिस भी चीज का भाड़ा आपको देना होगा, थोड़ा बजट लगेगा, लेकिन समस्या जड़ से समाप्त हो सकती है। ये एक बार चेन में, मतलब सर्कल में आ गई ये चीज, किसान को दिखने लगा कि ठीक है, मेरे को पैसा मिल रहा है, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं जाकर के कलेक्शन सेंटर में अपनी पराली दे सकता हूँ, तो कोई मुश्किल नहीं है इस समस्या का हल करना। पिछली सरकारें जो है वो नहीं करना चाहती थी, आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अच्छे से जानते हैं लोग। अगली और अंतिम जो है सबसे बड़ी समस्या जिस पे भाजपा ने काम करना, मतलब वो कहते हैं ना, लोहा गर्म था, हथौड़ा मुझे लगता है थोड़ा सा मारा है, अभी छेनी रखी है इन्होंने, अब बस उस हथौड़े को पीछे ना खींचा जाए, मैं ये चाहता हूँ, और वो है इलीगल रोहिंग्या बांग्लादेशी। काम शुरू हो गया, पहला समाचार आ गया था कि अमित शाह ने इस पर मीटिंग भी करी थी, और दिल्ली पुलिस भी कई इलीगल झुग्गियों में आसपास गई थी। पुल के नीचे लोग कितने ग्रूम्ड हैं ये लोग, ये इसके खुद की दिमाग नहीं है, इतना उसमें दिमाग होता तो वो 40 साल से ना रह रही होती, सो कॉल्ड 40 साल से ना रह रही होती पुल के नीचे। इनका खुद का दिमाग नहीं है, इनको सिखाया जाता है सब, कौन सिखाता है, कहां से सिखाता है, सब जानते हैं। तो सीधा सीधा इलीगल लोग हैं ये, आपको इनको निकालने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। इस पे जो पहला एक कदम रखा गया है, ये बैकफुट पे ना जाया जाए, इसको ऑफेंसिव मोड में ही रखिएगा, मेरा ये सजेशन है। लोग आएंगे, सड़क पे आएंगे इलीगल वालों को, कि वही जो सीए की तरह था, सारे मुसलमानों को निकाल देंगे, अभी इतने साल हो गए, 5 तो होने आए भैया, एक भी तो निकला नहीं। तो यहाँ पे भी होगा, तो नौटंकी चलने दीजिए, पिछली बार जो गलती करी थी अब की बार मत करिएगा, अपना मतलब दिल्ली पुलिस का अच्छे से उपयोग करिएगा, पानी की बौछारें पड़ती रहनी चाहिए, अब तो भी इंशाल्लाह गर्मी आ रही है, तो वो होता रहे। और सबसे मजेदार चीज जो हमें एक तरीके से यूएस ने जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हमें दे दिया है ना, आपके इलीगल इमिग्रेंट्स को उन्होंने भेजा है, चेन बांध के भेजा, जैसे ही भेजा कई लोग इस पे आहत हो गए थे, चेन बांध के क्यों भेजा। मैं तो कह रहा हूँ अच्छा, मतलब बेड़िया वेड़िया गले में बांध के भेजना चाहिए था भाई, इलीगल तरीके से किसी देश में घुसोगे तो क्या मतलब, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम्हें फूल की माला डाल के पास भेजेंगे। मैं तो वो वाला मानता था भाई, वैसे वाला एकदम गले में डालता ना गोल वाला, वो तेरे नाम पिक्चर में सलमान खान के डाला था, वो भेजना चाहिए था। तो एक तरह से ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में क्यों कह रहा हूँ, कि यूएस ने जैसे गूदा दिखाया, आपके पास मौका है गूदा दिखाने का, और अब जो है यूएस इस पे कुछ नहीं बोल पाएगा, किस मुंह से बोलेंगे। यूएस हर चीज में मतलब ताऊ बनता है ना, हर चीज में इंटरफियर करता है, ओ यू हैव टू टेक केयर ऑफ द इमिग्रेंट्स, वो नहीं, आपने निकाले हम भी निकालेंगे। तो एक तरीके से ये वो होता है ना, एक वो बैटमैन फिल्म में एक वो आता है मीम, वो मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, कि वो एग्रीमेंट होता है, वो एग्री कर रहा है कि हाँ जस्ट गो ऑन। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से वो दिया है आपको, तो इसका पूरा लाभ उठाएं, नरेंद्र मोदी जी उठाए, होम मिनिस्टर अमित शाह जी उठाए, और सर सबसे अधिक रेखा गुप्ता जी उठाए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इस विषय में सोच रहा था कि भाई रेखा गुप्ता जी इसका कैसे लाभ उठा सकती हैं। वो एक नॉर्मल विधायक है, मतलब उससे पहले उन्होंने कई चीजें की हैं, एबीवीपी में रही और तमाम तरीके की चीजें, विमेन विंग की भी वो रही हैं अध्यक्ष, जो भी। अभी फिलहाल इतने समय से चुनाव चल रहे थे और इतने सालों से वो इतनी लाइमलाइट में नहीं थी, किसी को नहीं लगता था कि रेखा गुप्ता जो है मुख्यमंत्री बन जाएंगी, लेकिन वो बनी, एक नॉर्मल विधायक थी, वो मुख्यमंत्री बनी। उनके पास अभी एक तरीके से ये उनको भी थाली में रखा हुआ मौका मिल गया, वो चाहें तो अपनी एक राष्ट्रवादी हिंदूवादी छवि बना सकती हैं, अगर वो चाहे तो।
ये मुझे ऐसा क्यों लगता है, ये ऐसा नहीं है कि वो पहली होंगी ये करने वाली। अगर मैं इसका पैरेलल ड्रॉ करूं तो आप बगल का ही हमारा स्टेट है उत्तराखंड, ज्यादा दूर नहीं है। पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसे ही विधायक थे, मतलब लोकल लोग ही जानते थे उनको, राष्ट्रीय स्तर पे कोई ऐसे नहीं जानता था कि इस नाम का भी कोई विधायक है। अपनी सीट हार गए थे वो, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बनाए गए। और एक तरह से लोगों ने कहा यार ये कौन है, क्या है। मैंने भी कहा था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि यार ये कौन बंदा है, इतने बड़े बड़े दिग्गज थे और उनको क्यों चुना गया। उस व्यक्ति ने पिछले 4 साल हो गए मेरे ख्याल से या 3 साल में ऐसी अपनी छवि बनाई है। उत्तराखंड में अलग अलग मुख्यमंत्री आए भाजपा के भी, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, निशंक जी भी, मतलब कई लोग रहे। लेकिन आप मतलब नॉर्मल व्यक्ति से, किसी युवा से पूछेंगे ना कि भाई तुम्हारा फेवरेट मुख्यमंत्री कौन, वो पुष्कर सिंह धामी का नाम लेगा। और ठीक है, हिंदुवादी छवि तो एक तरीके से है, लोग कह देंगे अरे यार उसने तो ये किया, केवल मजारे तोड़ रहा है और ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई क्योंकि इलीगल थी इसलिए तोड़ रहा है। उसको कोई मतलब पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि वो एक दिन सुबह उठा और उसने मजारे तोड़ना शुरू कर दिया। और आप देखिए पहाड़ों में किस तरीके से जमीन कब्जाने का प्रयास हो रहा है। रात में, एक दिन आदमी रात में सोता है, सुबह उठता है, हमें मजार बन जाती है। क्यों बन रही है? तो उस बंदे ने बिल्कुल प्रॉपर टारगेट पे जो है ना हिट किया, वो चोट वहां मारी जहां पे सबसे ज्यादा दर्द होता है। चाहे वो योगी मॉडल पे चल रहे थे, किसी को लगे कि अरे सब योगी मॉडल पे चल रहे हैं तो बढ़िया है भाई, कोई बेटर आदमी होता है तो सब उसके पीछे चलते हैं ना। फिर चाहे वो मोहन यादव हो, पुष्कर सिंह धामी चले, तो मैं चाहूंगा कि उस राह पे अगर रेखा गुप्ता चलना चाहे तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है। बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह आए थे एक नॉर्मल विधायक से, वो मुख्यमंत्री बने थे और आज उनकी एक अलग छवि है। आगे अगर मुझे लगता है कि आगे चुनाव होंगे उत्तराखंड में, सीधी बात है भाजपा जीतने वाली है और यह व्यक्ति ही मुख्यमंत्री रहने वाला है, तो वो किया जा सकता है। और मैं पुनः कहूंगा कि भाजपा जो है इसमें बैकफुट पे ना जाए, विपक्ष सड़क पे आएगा। आप थोड़े बहुत इलीगल जितने भी हैं इनको पकड़ोगे, जेलों में डालना शुरू करोगे, जहां भी मतलब डिटेंशन सेंटर में आप डालना शुरू करोगे, तो विपक्ष सड़कों पे आने वाला है। लेकिन अब इसमें पाकिस्तान वाली लाइन बोल दूं कि आपने घबराना नहीं है, और सच में घबराना का पॉइंट नहीं है कि यूएस ये बोलेगा, ये यूएन ये बोल देगा, नहीं। यूएस खुद ये कर रहा है विश्व पटल पे, आपसे कोई ये प्रश्न नहीं कर सकता अब कि अरे भाई तुम क्यों निकाल रहे हो, उनको नीड है। अरे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़े देश, सबसे पावरफुल देश ने मेरे इलीगल लोग निकाल दिए, मुझे इस बात से कोई समस्या नहीं है। तो मैं भी अपने यहाँ से इलीगल जो है फ्लश आउट करूंगा, सिंपल। हम कोई यहाँ मतलब सराय खोल के, कोई ऐसा धर्मशाला खोल के नहीं बैठे हैं भाई कि कोई भी आएगा रहेगा। तो ये एक तरीके से स्टार्स जो है वो एक तरीके से प्रॉपर अलाइन है इस वाले मुद्दे पे, तो कि चोट करी जा सकती है। और अब चल ही रहा है मामला, दिल्ली में भी श्री गणेश किया जाएगा, ऐसे तो असम में हो गया है। लेकिन रेखा गुप्ता जी से मैं आशा करूंगा कि अपनी मतलब थोड़ी सी हिंदूवादी छवि के लिए दिल्ली से अगर श्री गणेश हो इसका तो मजेदार रहेगा। अंत में जो मैं आपसे आरंभ में वीडियो के कहा था कि ये जो 2500 वाला चल रहा है, एक महिला है, कोई मतलब महिला है जो भी मतलब अपने आप को जिस भी तरह आइडेंटिफाई करती है, जेंडर एक फ्लूइड होता है, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। तो वो जिस भी तरह अपने आप को आइडेंटिफाई करें, उन्होंने अभी एक समाचार आया था तो उसमें कि अरे 2500 ही नहीं दे रहे, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, मैं वीडियो नहीं चलाऊंगा। दोस्तों माफ कीजिएगा, मैंने एक बार वीडियो चलाई थी तो लोगों ने मुझे बहुत गाली दी थी कमेंट्स में कि भाई ये तूने क्या दिखा दिया, स्किप करना पड़ा वगैरह। तो वीडियो नहीं चला रहा हूँ, खबर आप पढ़ लीजिए केवल। तो इन्होंने उसमें बोला कि भाई आपने तो कहा था कि 8 तारीख को बैंक में आ जाएगा, मतलब जो भी हमने 4 लोगों की कमेटी थोड़ी मांगी थी। मेरा भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी से बड़े बड़े नेता जो भी हैं, प्रवेश वर्मा जी, कपिल मिश्रा जी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, की भाई देखो दिल्ली की महिलाएं तो मुझे लगता है भिखारी है नहीं, नहीं है भाई। मतलब फ्री का पैसा मुझे लगता है किसी को नहीं चाहिए, उन्हें योजनाएं चाहिए। उन्हें आप राशन मिल ही रहा है वो सब अपनी बात है, गरीब को भी राशन चाहिए। पैसा एक पार्टी सोचती थी कि सूट खरीदेंगी उनकी बहनें और वो सब करेंगे, मुझे थोड़ी सी उम्मीद कम है दिल्ली वालों को, मैं जितना जानता हूँ। लेकिन किसी को मुझे लगता है 2500 की बहुत आवश्यकता है, तो रेखा गुप्ता जी स्वयं तो नहीं, भाजपा महिला विंग अगर चाहे तो भाई मैं फाइनेंस करने को तैयार हूँ। 2500 रुपये महीना, अगर कुछ किस्म के लोग जो फ्यूटाइल माउथ जो होता है ना, जिसका कोई यूज नहीं होता, केवल मुंह चलाने के लिए यूज होता है, जो बकर बकर बकर, वो अगर 5 साल के लिए बंद रहे, दिल्ली में काम होने दिया जाए, तो 2500 रुपये महीने के मैं फाइनेंस करने को तैयार। पहला चेक जो है इनको 8 मार्च तो चलो निकल गया, 10 मार्च या 15 मार्च से पहले भाई इनका 2500 का चेक कृपया पहुंचवा दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने दिल्ली के थोड़े से मुद्दे बताने का प्रयास किया, किन मुद्दों पे काम हो तो दिल्ली वालों को भी लाभ होगा, दिल्ली को एज अ स्टेट कैपिटल जो भी आप माने, यूटी मान ले, उसको भी फायदा होगा, और सत्ताधारी पार्टी को भी फायदा हो सकता है आने वाले चुनावों में, जिस भी चुनाव में, एमसीडी के आने वाले हैं चुनाव, हर तरीके के चुनाव में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आपके क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं, या
ये जो मुद्दे हैं जो मैंने इस वीडियो में जिन पे चर्चा की है वो आपको किस तरह इफेक्ट करते हैं, या आपका कोई सजेशन हो वो भी आप भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो साझा अवश्य करिएगा अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कृपया करके सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे। और मेरे सोशल मीडिया हैंडल मैं नीचे चला रहा हूँ, अगर आप सोशल कमेंट्री, पॉलिटिकल कमेंट्री, सिनेमा के ऊपर वन लाइनर किसी तरीके की चीजें पसंद करते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।